तो आज अपना ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2 क्वेश्चन और रेडिएटिविटी कराऊंगा, उसके बाद फिर ग्रेविटेशन करते हैं। अच्छा, एक एरर हुआ था, कैलकुलेशन एरर, क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 42 में। वहाँ पर मैंने यहाँ पर 238 लिख दिया था, तो यहाँ पर आएगा 226 और नीचे कितना आएगा 238। वो आप चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियर का नंबर था ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 ग्राम में 238 है, तो 1 डिवाइड बाई 238 होगा। और फिर क्या होगा 3.32 माइनस 7 डिवाइड बाई 226, तो ऊपर चला जाएगा। तो ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं रेडियोएक्टिविटी की। और ये क्वेश्चन एडवांस के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना इन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ओरिजिनली कंटेन 10 to the power 20 radioactive atoms which emit alpha particle. The ratio of alpha particle emitted in the third year to that emitted during the second year is 0.3. How many alpha particle were emitted in the first year? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। A sample originally contained 10 to the power 20 radioactive atoms which emit alpha particles. Full stop. The ratio of alpha particle emit in the third year to that emitted during the second year is 0.3. How many alpha particle were emitted in the first year? ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कैसे अप्रोच बनाएंगे इस क्वेश्चन की। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो इनिशियली हमारे न्यूक्लियस थे ना, वो ऐसा मान लो कि एन नॉट का वैल्यू आपको इनिशियली 10 to the power 20 दिया हुआ है, इतने एटम्स हमने एन नॉट मान ली। ये कब सिचुएशन है? इनिशियली, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर। आफ्टर 1 ईयर हमने एटम्स मान ली रहेगा कितने, n1। आफ्टर 2 ईयर, ऐसा मतलब आफ्टर में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जब टाइम का वैल्यू 0 था तब इनिशियली इतने एन नॉट एटम माने हमने। फिर जब टाइम 1 ईयर हो गया ना, एट t इज इक्वल टू 1 ईयर, 1 साल हो गया, तो जो अनडिके है, ध्यान समझना, डिकेड वाले नहीं, जो अनडिकेड एक्टिव न्यूक्लियाई हैं उनका नंबर मैंने n1 माना है। तो n1 हो गया अपना 1 ईयर के बाद अनडिके न्यूक्लियाई। इसी तरह से एट t इज इक्वल टू 2 ईयर अनडिके न्यूक्लियाई कितने हैं, n2। एंड एट t इज इक्वल टू 3 ईयर, जब टाइम का वैल्यू 3 साल हो गया, तो अनडिके न्यूक्लियाई मैंने मान लिए n3। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता है अच्छे से। अगर मैं n1 को लिखना चाहूं तो ध्यान समझना, क्या n1 को ऐसा लिखा जा सकता है कि n1 इज इक्वल टू n नॉट 2 की पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन कैपिटल T। कैपिटल T मतलब हाफ टाइम पीरियड है ना, तो मैं उसको सिर्फ T से लिख रहा हूं, आप समझ जाना। ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि n2 इज इक्वल टू n नॉट 2 की पावर माइनस 2/T। और इसी तरह से n3 इज इक्वल टू n नॉट 2 की पावर माइनस 3/T। इसमें कोई दिक्कत, ये तो अपने पता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो n नॉट है इनिशियली, 3 साल के बाद ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का नंबर, अनडिके का नंबर n3 रह गया। तो आप n3 और n नॉट में क्या रिलेशन निकालते थे? फॉर्मूला पढ़ा था हमने, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर फिर 2 की पावर माइनस t/t, स्मॉल t बाई कैपिटल T। कैपिटल T क्या था वहां पर? हाफ टाइम पीरियड। तो बेसिकली n क्या चीज थी उसमें, जो अनडिके नंबर। तो 3 साल के बाद अनडिके नंबर कितने माने आपने? n3। तो आप ये रिलेशन तो लिख ही सकते हो, ठीक है, ओके। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ सेकेंड ईयर कौन सा होगा, 1 ईयर से 2 ईयर के बीच में, और थर्ड ईयर कौन सा होगा, 3 से 2 के बीच में। तो जो थर्ड ईयर है आपका, ये आपका थर्ड ईयर है, और ये आपका कौन सा ईयर है, ये आपका सेकेंड ईयर है, और ये जो ईयर होगा आपका, ये फर्स्ट ईयर होगा। तो थर्ड ईयर में जो डिके हुए और सेकेंड ईयर में जो डिके हुए, उनका रेशियो आपको गिवन है 0.3। तो सोचो सेकेंड ईयर जब टाइम हुआ था तब इतने अनडिके थे, जब थर्ड ईयर आया, जब टाइम का वैल्यू 3 साल हो गया, तो इतने अनडिके बचे। तो 2 से 3 ईयर, जो कि कौन सा ईयर है अपना, थर्ड ईयर, उसमें कितने डिके हुए ये निकालना है। तो सिंपली आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे n नॉट 2 की पावर माइनस ऑफ 2/T
माइनस एन नॉट टू की पावर माइनस 3/t, ये आ जाएगा डिवाइड बाय। सेकेंड ईयर में कितने डिके हुए तो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, एन नॉट टू की पावर माइनस 1/t माइनस एन नॉट टू की पावर माइनस का 2/t एंड दिस रेशियो इज गिवन बेसिकली 0.3। और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या सिंप्लीफाई होगा, देखो एन नॉट तो सब जगह से निपट जाएगा, ये एन नॉट चला गया, बड़ा ही घटिया कैलकुलेशन। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 2/t माइनस 2 की पावर माइनस 3/t इज इक्वल टू 0.3 2 की पावर माइनस 1/t माइनस 0.3 2 की पावर माइनस 2/t। और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है ना, नहीं सब कुछ सही है। तो आप स्क्रीन शॉट पर इसे नोट करो, फिर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं फर्दर। अब क्या हो सकता है इसमें, इसको अगर हम यहां लेके आएंगे तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1.3 है ना, तो 2 की पावर माइनस 2/t कॉमन ले लेंगे तो ये तो हो जाएगा 1.3। और तो पहले इसको सारे को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस 2/t और प्लस 0.3 इंटू 2 की पावर माइनस 2/t, और ये कितना है, माइनस ऑफ 2 की पावर माइनस 3/t, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.3 2 की पावर माइनस 1/t इज इक्वल टू 0। ये सिचुएशन बन जाएगी। तो इसमें कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 2 की पावर माइनस 2/t, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 की पावर माइनस 3/t माइनस 0.3 इंटू 2 की पावर माइनस 1/t इज इक्वल टू 0। अब पूरे में 2 की पावर 1/t से मल्टीप्लाई कर दो, देखो मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 1/t, तो ये क्या हो जाएगा, जब 2 की पावर 1/t मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1.3 इंटू 2 की पावर माइनस का 1/t, ठीक है, माइनस इसमें प्लस का 1/t हो जाएगा तो 2 की पावर माइनस का 2/t, और ये हो जाएगा माइनस का 0.3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमने 2 की पावर माइनस 1/t को x एज्यूम कर लिया कुछ देर के लिए, ठीक है, तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.3 इंटू एक्स माइनस 2 नहीं सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 0.3 इज इक्वल टू 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1.3x प्लस का 0.3 इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक बन गई, और इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी कितना है अपना 1.3 कितना हो जाएगा 1.69 माइनस ऑफ 4ac तो हो जाएगा 4 मतलब 1.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3 प्लस माइनस 1.69 0.7 आ जाएगा ये, ओके।
0.7 डिवाइड बाई 2। अब देखो जब हम प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा, तो x के वैल्यू कितना आएंगे, एक तो x का वैल्यू 1 आएगा और माइनस ले लोगे तो 0.6 आएगा। तो ये दो वैल्यू आ गए। अब खुद सोचो x का वैल्यू आपने क्या लिया है 2 की पावर 1/2, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, ध्यान समझें। 2 की पावर -1/t, इसका वैल्यू 1, मतलब x को आपने 1 माना ना, मतलब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 1। सोचो इसका वैल्यू 1 कब हो सकता है, इस चीज का वैल्यू, जब टाइम का वैल्यू क्या हो, यहाँ इन्फिनिट डालोगे तब जाके हो गई 1 बनेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए वैल्यू एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई। आप ये सोचो कि t का कैसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कि t का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ये आ जाएगा -1/∞, तब ये 0 होगा, फिर पावर रखेंगे तो 1 होगा वो, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो ये 1 वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो x का वैल्यू कौन सा एक्सेप्टेबल है 0.3, तो हम लिखेंगे 2 की पावर -1/t इज इक्वल टू 0.3। तो ये वैल्यू अपन ऐसे ही रहने देते हैं, अभी आगे कब काम में आएगा तो हम लिख लेंगे। ये तो अपना इसका वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, अपने से फर्स्ट ईयर में कितने एमिट हुए वो कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ईयर में एमिटेड अल्फा पार्टिकल का नंबर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ईयर में कितने डिके हुए होंगे, सॉरी फर्स्ट ईयर में कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए। तो हम लिख सकते हैं जो अपना आंसर फर्स्ट ईयर, तो इसका आंसर अपने को निकालना चाहिए एमिटेड अल्फा पार्टिकल इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू n0 माइनस, फर्स्ट ईयर के बाद बचे कितने थे n1, n1 का वैल्यू क्या लिखा था n0 2 की पावर -1/t, ये आना चाहिए। ये कैसे लिख दिया, सोचो इनिशियली कितने थे फर्स्ट t इज इक्वल टू 0 पर n0, एक साल होने के बाद बचे कितने n1, तो डिके कितने हुए होंगे एक साल में n0 माइनस n1, और n1 का वैल्यू हमें पता था ये है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, n0 कॉमन ले लिया तो रह जाएगा 1 माइनस 2 की पावर -1/t, उसका वैल्यू तो 0.3 है, तो आ गया 0.7 इंटू 10 टू द पावर 20 या फिर 7 इंटू 10 टू द पावर 19। इतने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए होंगे। ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। डी आंसर, परफेक्ट आंसर है। थोड़ा सा लेंथी था बट एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखें आप इनको, है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट हो सकता है। ये चीज़ क्लियर है क्यों नहीं हो सकती वैल्यू एक्सेप्टेबल, तो मैंने आपको बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन नोट करो, इसको नोट करने के बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, बस उसके बाद फिर हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। और ग्रेविटेशन नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना। और मैंने आपको बता दिया क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट 2 और 1 अच्छे से कंप्लीट कर देना है, बस 90% ग्रेविटेशन आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझना उसको। चलो क्वेश्चन नोट करो आप। अ पीस ऑफ बोन ऑफ एन एनिमल, a piece of bone of an animal is found to have C14 carbon 14 activity of 12 disintegration per minute per gram. The piece of bone of an animal is found to have C14 activity of 12 disintegration per minute per gram of its carbon contained. The C14 activity of a living animal is 16 disintegration per minute per gram. How long ago nearly did the animal die? Given half-life of carbon 14 is 5760 year. हाफ लाइफ कितना गिवन है, पहले इसको रफ कर देता हूं।
T1/2 of carbon 14 is 5760 year, and options are 1672, 2391, 3291, 4453 ईयर्स। सारे ईयर्स में आंसर है ना। और आपको पहले कितनी एक्टिविटी दी है, 12 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम, बाद में कितनी दी है 16, और ये चीज आपको गिवन ही है। और ठीक है, कितने साल पहले वो मर चुका है ये अपने को पता करना। तो एक्टिविटी आपको गिवन, एक तरह से देखा जाए इतना डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर, तो समझो कि एक्टिविटी ऑफ लिविंग एनिमल, मतलब t इज इक्वल टू 0 जब टाइम है, अभी जिंदा है, तो उसका दिया है अपने को 12 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। हमने मान लिया कि आफ्टर नहीं, बिफोर t years ago एक्टिविटी कितनी गिवन है अपने को 16 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम, ऐसा हमने ऐसा मान लिया कि देखो अपने को एक बात पता है कि एक कोई एनिमल है, उसकी इस समय पर जो एक्टिविटी है वो आपको गिवन है कि 12 है, और उसने बोला कि अभी एक हमें कहीं सैंपल पड़ा हुआ बोन मिली, उसकी जब हमने एक्टिविटी चेक की तो वो आई 16 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। तो हमसे पूछा कि ये जो बोन मिला एनिमल का, कि कितने ईयर पुराना है, बस ये पता करना, सिंपल सा लॉजिक है। तो हमने कहा एक्टिविटी का तो एक फॉर्मूला आता है। अच्छा, कार्बन का हाफ लाइफ अपने को गिवन है C14 का, तो हमने कहा एक फॉर्मूला अपने को पता है कि एक्टिविटी एट एनी टाइम इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी टू की पावर माइनस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। ये फॉर्मूला तो आता ही, बस इसमें रखना है। तो एक्टिविटी किसी भी टाइम पर कितनी है 16 ही है ना, ऐसा नहीं कोई गड़बड़ कर रहा है। एक्टिविटी किसी भी टाइम पर, एक मिनट, टी टाइम पर 12 है, सॉरी यहाँ 16 है और ये 12, बाद में तो एक्टिविटी वैसे भी घटती जाती है ना, तो वैसे भी लॉजिकल नहीं बैठ रहा था इसलिए। अब AC कितना हो गया अपना 12, तो 12 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 की पावर माइनस टी डिवाइड बाई टी हाफ। अभी इसको टी हाफ ही रहने में, काफी बड़ी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन टी हाफ। दोनों साइड ln ले लो, या पहले इसको इधर बढ़ा लो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस टी की जगह प्लस टी हाफ इज इक्वल टू 4/3। ये समझ में आ गया ना, इस 4 को इधर भेजा, इस 3 को इधर भेजा, इसको इसके नीचे भेजा और फिर ऊपर भेज दिया। ln लेंगे तो क्या हो जाएगा टी अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2 log 2 माइनस log 3 अपॉन log 2। ये समझ में आया क्या कर दिया मैंने, है ना, मैथ्स के स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। दोनों साइड log लिया तो देखो ये आ जाएगा इधर, और ये कितना आ जाएगा log 2, और ये log m माइनस log n हो जाएगा, तो log 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो स्मॉल t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल t इज इक्वल टू जाएगा टी हाफ। टी हाफ कितना गिवन है, ये गिवन है अपने को 5760 इंटू 2 log 2। देखो वैसे log 2 का वैल्यू होता है पॉइंट, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, 0.301 होता है आई थिंक, है ना, और इसका वैल्यू तो 0.477 log 3 का। खैर वो आप सिंप्लीफाई कर लेना, 2 log 2 माइनस log 3 डिवाइडेड बाय log 2। इससे जो आंसर आएगा वो आपका परफेक्टली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, log 2 का जहां तक मुझे वैल्यू याद होता है 0.301 और log 3 का वैल्यू था 0.477। ये वैल्यू आप रखना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको।